वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हमने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके भी निकाला है, तो उसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि मैडम ने तो सब्जेक्ट का नाम ही गलत लिखे हैं, नाम ही गलत बोल रहे हैं। तो देखो, सब्जेक्ट का नाम चेंज हो चुका है और सिलेबस में भी 20% चेंजेस आया है, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20% सिलेबस को भी हमने कवर अप करने की कोशिश कर दिए हैं। जो वीडियोस हैं पहले से जो हमारे यूट्यूब चैनल में हमने डाल के अपलोड करके रखा है, उसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। तो देखो, हम यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करने जाएंगे। जो पूरा की पूरा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट ही इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। इसका नाम ही इंडस्ट्रियल रिलेशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन को डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या होता है। देखो, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, इंडस्ट्रियल एंड रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल मीन्स होता है औद्योगिक और रिलेशंस मीन होता है संबंध। मतलब औद्योगिक संबंध के बारे में हम इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम औद्योगिक संबंध के बारे में ही डिस्क्राइब करेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है। इंडस्ट्रियल रिलेशन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इंडस्ट्री मीन्स एनी प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी टू टाइप की हो सकती है, एक है प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में जैसे आता है आपका एग्रीकल्चर है, फिशर है, माइनिंग है, प्लांटेशन है, ये सारी चीज़ें आती है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी में। सेकेंडरी एक्टिविटी में जैसे आपका आता है एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, कम्युनिकेशन है, कंस्ट्रक्शन है, बैंक है, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, ये सारी चीज़ें आती है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी में। तो अब देखो, जो प्राइमरी एक्टिविटी है और सेकेंडरी एक्टिविटी में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, इन सारी चीज़ों को हम एक इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं या काउंट करते हैं, और जिससे हम यहाँ पर एक अनुमान लगाते हैं कि इंडस्ट्री का रिलेशन कैसा होगा। मतलब प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी आपस में कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, इस चीज को देखा जाता है और यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन का अनुमान लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक शूज बनाने की कंपनी है। अब शूज बनाने वाली कंपनी ने तो शूज बना दिया, लेकिन अब उसकी पैकेजिंग भी तो करनी होगी, उसका एडवर्टाइजमेंट भी करना होगा। तो क्या शूज बनाने वाली कंपनी ही सारा वर्क कर लेगी? क्या नहीं, उसको दूसरी कंपनियों के साथ में डील करना पड़ेगा यहाँ पर पैकेजिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो जो शूज बनाने वाली कंपनी ने दूसरी कंपनियों के साथ में डील किया है, तो ये जो कंपनियां आपस में वर्क करने लगेगी, तो उस टाइम पर उनका जो रिलेशन है वो कैसा है देखा जाता है, और इसी को कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब देखो, कभी कभी हम बोलते हैं कि जो इंडस्ट्रियल मतलब कई बार ऐसा बोला जाता है कि XYZ कंपनी बहुत बूस्ट कर रही है। तो देखो, क्यों बूस्ट कर रही है कोई कंपनी? क्योंकि उसकी जो प्राइमरी एक्टिविटी है और सेकेंडरी एक्टिविटी है वो आपस में बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। तो इसी को कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब देखो, यहाँ पर कोई एक ही कंपनी काम कर रही है क्या? नहीं, बहुत सारी कंपनियां मिल करके काम करी, तो हम इंडस्ट्रियल रिलेशन को कह सकते हैं कि एक ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, जिसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशन है उसकी स्टडी की जाती है। तो ये था इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि राइट अबाउट रोल ऑफ एम्प्लॉयर इन इंडस्ट्रियल रिलेशन या राइट अबाउट रोल ऑफ यूनियन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो देखो, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन में एम्प्लॉयर के क्या रोल होते हैं। देखो, एम्प्लॉयर के क्या रोल होंगे। अब कोई एम्प्लॉयर इंडस्ट्री में रोल प्ले करेगा, तो वो किसके लिए होंगे? एक एम्प्लॉय के लिए होंगे। तो एक एम्प्लॉय को यहाँ पर जो इंडस्ट्री है उसमें सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करवाना, सेक्सुअल हेरिटेज में फ्री जो वर्क प्लेस है या वर्क इन्वायरमेंट है प्रोवाइड करवाना, करेक्ट पे वेजेस प्रोवाइड करवाना, जो टैक्स है, टैक्स का इंस्टॉलमेंट को कलेक्ट करना और फिर उसे टैक्स ऑफिस को फॉरवर्ड करने का काम करना। एम्प्लॉय का अगर सुपर एनुएशन हो चुका है तो उसको लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी या पे वेजेस प्रोवाइड करवाने का काम एम्प्लॉयर का रहता है। ये सारे रोल प्ले करता है एक इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड जैसे क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट रोल ऑफ यूनियन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। मतलब एक इंडस्ट्रियल रिलेशन में यूनियन के क्या रोल है। तो देखो, यूनियन क्या रोल प्ले करता है? वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे कई बार उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है वर्किंग कंडीशन को लेकर के, वर्किंग आवर्स को लेकर के, ट्रांसफर को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के, रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, सैलरी पे वेजेस लीव्स को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो यहाँ पर उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और साथ ही इन सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट
मैनेजमेंट से जाकर के निगोशिएट करने का भी काम करता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गए तो उनको सॉल्व करने का काम करता है। अगर इंडस्ट्री में कोई अनहेल्दी या अनएथिकल मतलब प्रैक्टिसेस हो रही है तो उनको यहाँ पर अवॉइड करने में हेल्प करता है यूनियन एक एम्प्लॉय की इंडस्ट्रियल रिलेशन में। तो देखो ये सारे रोल थे एक यूनियन के इंडस्ट्रियल रिलेशन में। अब हम यहाँ पर जो सेकंड टॉपिक है हमारा ट्रेड यूनियन। देखो ट्रेड यूनियन की कभी आपको क्वेश्चन आ गया कि राइट अबाउट डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन या एक्सप्लेनेशंस ऑफ ट्रेड यूनियन, तो आप यहाँ पर जैसे जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन भी यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ट्रेड मीन्स होता है बिजनेस और यूनियन मीन्स होता है संघ या ग्रुप। तो देखो जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन क्या है, एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स है। अब ये जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन इसीलिए जरूरी है, जो कहना चाहिए कि जो ट्रेड यूनियन है ना वो सेम ऑर्गेनाइजेशन से या सेम कंपनी से रिलेटेड भी है। अब ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि ट्रेड यूनियन की हेल्प से जो वर्कर है, वर्कर यहाँ पर अपनी बात को जाकर के या अपनी प्रॉब्लम को जाकर के टॉप लेवल मैनेजमेंट से इजीली बोल सकते हैं। इंडिविजुअली जाकर के कोई भी एम्प्लॉय टॉप लेवल मैनेजमेंट से जाकर के बात नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर देखो वो यूनियन की हेल्प से, ट्रेड यूनियन की हेल्प से कोई भी एम्प्लॉय जा करके टॉप लेवल मैनेजमेंट से अपनी प्रॉब्लम को बता सकता है। अब उसकी प्रॉब्लम क्या होगी, वही फिर वर्किंग कंडीशन को लेकर के, वर्किंग आवर्स को लेकर के, पे वेजेस को लेकर के, सिलेक्शन को लेकर के, रिक्रूटमेंट को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इन सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से जाकर के निगोशिएट कर सकता है, बात कर सकता है। मतलब यहाँ पर ट्रेड यूनियन की हेल्प से एक एम्प्लॉय को निगोशिएटिंग पावर या फिर हम बार्गेनिंग पावर बोल सकते हैं, बार्गेनिंग पावर यहाँ पर एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड होता है ट्रेड यूनियन की हेल्प से। अब देखो जो ट्रेड यूनियन एक्ट है वो कब का है, 1926 का है। अब यहाँ पर देखो ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। ट्रेड यूनियन के भी यही ऑब्जेक्टिव है कि वो वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, साथ ही यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट से जाकर के निगोशिएट करने का काम करता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में हार्मोनियल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने का काम करता है, एम्प्लॉय को गाइड करने का काम करता है, फिर यहाँ पर जैसे कॉस्ट को रिड्यूस करने का काम करता है, साथ ही यहाँ पर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है ट्रेड यूनियन के। ट्रेड यूनियन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो जाकर के टॉप लेवल मैनेजमेंट से इजीली अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सके या इजीली जाकर के किसी भी टॉपिक पर बात कर सके, इसलिए ट्रेड यूनियन जरूरी है। फिर उसके बाद में है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का है। अब यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल मीन्स होता है औद्योगिक और डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद। अब हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब औद्योगिक विवाद के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है। अब यहाँ पर जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो मतलब बहुत अलग अलग टाइप के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं या इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे एक ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में हो सकता है, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में हो सकता है। अब ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की टर्म और कंडीशन को लेकर के हो सकता है, हाई पे वेजेस को लेकर के या फिर प्रॉफिट को लेकर के हो सकता है। साथ ही यहाँ पर जैसे अगर कोई इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं तो या जैसे कोई भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो देखो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पर्सनल नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट पर्सनल, ये पर्सनली नहीं होता है। तो इससे भी क्या हो सकता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो सकते हैं। तो ये था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब देखो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है इसके कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं। तो देखो इसके फॉर्म्स जैसे स्ट्राइक है, स्ट्राइक में क्या होता है कि जैसे ग्रुप्स ऑफ वर्कर है, ग्रुप्स ऑफ वर्कर वर्क करना बंद कर देते हैं। जैसे कभी कभी आपने भी सुना होगा कि कोई बैंक के या फिर ऑफिस के या कंपनी के जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, वो वर्क करना बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर स्ट्राइक में भी जैसे सिंपैथिक स्ट्राइक होता है, जनरल स्ट्राइक होता है, स्लो डाउन होता है, सिट डाउन स्ट्राइक होता है। तो स्ट्राइक हो गया एक फॉर्म से इसका। फिर सेकंड इसमें आता है जैसे स्ट्राइक के बाद में लॉकआउट कर जाते हैं। लॉकआउट में क्या होता है कि जैसे जो ऑफिस है, कंपनी है, उनको बंद कर दिया जाता है एम्प्लॉय के ऊपर वर्क प्रेशर डालने के लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे घेराव कर लिया जाता है। घेराव में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का घेराव कर लिया जाता है एम्प्लॉय के थ्रू, क्योंकि एम्प्लॉय अपनी बात को मनवाना चाहता है एम्प्लॉयर से, इसलिए एम्प्लॉयर का घेराव कर लिया जाता है, लेकिन ये एक इलीगल एक्ट है। फिर उसके बाद में पिकेटिंग। पिकेटिंग में क्या होता है कि ऑफिस या जो कंपनी है वो
ओपन रहती है, लेकिन वहाँ पर अंदर वर्कर को जाने नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर के बताए हुए जो भी टर्म एंड कंडीशन है उनको एक वर्कर फॉलो नहीं करता है, इसलिए उन्हें बाहर ही रोक दिया जाता है। तो इसके 4 फॉर्म्स हो गए, एक हो गया स्ट्राइक, लॉकआउट, घेराव और पिकेटिंग। फिर उसके बाद में है एम्प्लॉय डिसिप्लिन। अब देखो जो एम्प्लॉय डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन तो देखो हम सबको बचपन से सिखाया जाता है, एक प्रकार की प्रैक्टिस है डिसिप्लिन, जिसमें किसी भी पर्सन को सिखाया जाता है या फिर जैसे बनाया जाता है कहना चाहिए। फिर यहाँ पर जो एम्प्लॉय डिसिप्लिन है, एम्प्लॉय डिसिप्लिन में क्या होता है कि वर्क प्लेस पर किसी भी एम्प्लॉय को जो उसका बिहेवियर है, बिहेवियर को कंट्रोल करना और इंटेलिजेंटली से परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर मोटिवेट किया जाता है, जो एक एम्प्लॉयर के लिए और एम्प्लॉय के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। इसमें एम्प्लॉय को यहाँ पर ग्रो करने की और इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। साथ ही जो एम्प्लॉय डिसिप्लिन है वो एक एम्प्लॉयर के लिए सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। अब एम्प्लॉय डिसिप्लिन में क्या इंक्लूड है, तो जैसे इसमें एम्प्लॉय की प्रेजेंट, साथ ही फिर जैसे इसमें पंक्चुअलिटी है या फिर जैसे ड्रेस कोड है, पर्सनल बिहेवियर है, ये एक एम्प्लॉय डिसिप्लिन में इंक्लूड है। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय डिसिप्लिन के फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल, जैसे अगर कोई अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखता है तो ये भी एक डिसिप्लिन है। जैसे मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी भी एम्प्लॉय को बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, मतलब उसका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल है, वो डिसिप्लिन में है, मतलब उसका वो एक डिसिप्लिन हुआ। फिर जैसे यहाँ पर एक पनिटिव अप्रोच है इसकी, अगर किसी ने जैसे पनिटिव अप्रोच में क्या होता है कि अगर किसी ने डिसिप्लिन का वॉल्यूशन किया है तो उसको ऑब्वियसली पनिशमेंट मिलेगा ही। फिर एक ड्राइविंग फोर्स है, ये ड्राइविंग फोर्स मतलब ये ड्राइव करता है कि आप विल बिहेवियर करो, डिजायर मैनर में बिहेवियर करो। फिर साथ ही यहाँ पर जैसे एम्प्लॉय डिसिप्लिन में ये जैसे वॉलेंटरी या इम्पोज्ड हो सकता है, मतलब वॉलेंटरी मतलब अपनी इच्छा से, कई बार आप रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं लेकिन कई बार इसको इम्पोज्ड करना पड़ता है, मतलब जो रूल्स रेगुलेशन है अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो एम्प्लॉयर जो आपका है, एम्प्लॉयर आपके ऊपर रूल्स रेगुलेशन को इम्पोज्ड करता है, मतलब थोप देता है। फिर ये स्टैंडर्ड बिहेवियर, स्टैंडर्ड बिहेवियर में जैसे अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो सभी को गुड मॉर्निंग विश करना है, उसका एक ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए कि उसको फॉर्मल पहन कर आना है, शूज पहन कर आना है, टाई लगा कर आना है, आइडेंटिटी पहन कर आना है, तो ये एक उसका स्टैंडर्ड बिहेवियर है, वो मतलब डिसिप्लिन में है। फिर राइट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट का राइट भी है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन में रह करके ही या ऐसे ऐसे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके ही ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना है। तो ये हो गए एम्प्लॉय डिसिप्लिन और इसके फीचर्स। फिर उसके बाद में आपका है सेकंड टॉपिक कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखो कलेक्टिव मीन्स होता है मिल करके या मिलना, और बार्गेनिंग मीन्स होता है निगोशिएट करना या डिस्कशन करना, तो मिल करके बातचीत करना। अब मैं जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले की बात करूँ तो उस टाइम पर जो भी पावर थी यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग या निगोशिएटिंग की पावर थी, कम्युनिकेशन की पावर थी, वो सब कुछ पावर एक एम्प्लॉयर के पास में थी। वर्किंग कंडीशन को लेकर के, पे वेजेस को लेकर के, या फिर जैसे अदर जो भी चीज़ें हैं जैसे रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, सारी चीज़ों को लेकर के जो भी पावर थी वो एक एम्प्लॉयर के पास में थी। एम्प्लॉय के पास में ऐसी कोई भी पावर नहीं थी। ये मैं कब की बात कर रही हूँ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले की बात कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद में जब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को जब रेस्टलेस फील हुआ, उसे जब समझ में आया कि हमारे इंटरेस्ट को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, अपनी डिमांड को फुलफिल कराना है, तो हमें यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट से जा करके साथ में कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब साथ में मिल करके बार्गेनिंग करनी पड़ेगा, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, तभी हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट हम कर पाएंगे। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया कलेक्टिव बार्गेनिंग का। अब देखो यहाँ पर जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसके कौन कौन से फीचर है। सबसे पहला तो कलेक्टिव है, मतलब जो वर्कर्स है, वर्कर्स यहाँ पर मिल करके टॉप लेवल मैनेजमेंट से जा करके अपनी जो भी डिमांड है या अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे बाइपर्टाइप प्रोसेस है। बाइपर्टाइप प्रोसेस में कैसे, जैसे जो वर्कर्स है या जो एम्प्लॉयर है, इन दोनों आमने सामने फेस टू फेस मिल करके जो भी उनकी प्रॉब्लम रहती है उस पर बातचीत करते हैं। फिर यहाँ पर जैसे कहना चाहिए कि ये वॉलंटरी भी है। वॉलंटरी मतलब जो वर्कर्स है और जो एम्प्लॉयर है दोनों यहाँ पर जो निगोशिएटिंग टेबल होता है वहाँ पर वो अपनी इच्छा से आते हैं और आपस में मिल करके अपनी इच्छा से ही अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। फिर इसमें जो बार्गेनिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, चाहे वो वर्कर की हो या टॉप लेवल मैनेजमेंट की हो, तो उसका सॉल्यूशन ऐसे निकाला जाता है कि ना वर्कर को ना ही टॉप लेवल मैनेजमेंट को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े,
दोनों यहाँ पर सेटिस्फाइड हो, ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाता है। फिर स्ट्रेंथ, इसका एक फीचर है। स्ट्रेंथ में क्या होता है कि यहाँ पर जो वर्कर है या जो एम्प्लॉयर है, दोनों को मतलब इक्वल पावर है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि वर्कर है तो वो अपनी बात नहीं बोलेगा या उसको पावर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। चाहे वो वर्कर हो या टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, दोनों को इक्वल पावर है निगोशिएट करने का। फिर उसके बाद में यहाँ पर वेज पॉलिसी। देखो वेज क्या होता है, वेज यहाँ पर जैसे जो है वेज मीन्स होता है जैसे एक तरह का जो पेमेंट दिया जाता है, सैलरी ही हम बोल सकते हैं, जो एक एम्प्लॉयर देता है अपने वर्कर को। क्यों देता है? क्योंकि जो वर्कर है, वर्कर यहाँ पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर को। जो भी मतलब उसको जो भी वो वर्क करता है, उस वर्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म करने के लिए वो उसमें जो भी स्किल होती है, एबिलिटी होती है, नॉलेज होता है, उन सबका यूज करता है और अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर जो वेजेस है, वेजेस यहाँ पर क्या होता है कि जो भी वर्कर है, वर्कर की जो भी स्किल है, एबिलिटी है, नॉलेज है, उस पर बेस्ड होती है। जितना अच्छा उसका नॉलेज होगा उतनी अच्छी उसकी सैलरी होगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कितनी सर्विस दी हो, कितना टाइम दिए हो, ये वेजेस भी उस चीज पर डिपेंड होता है। जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड मतलब सर्विस का टाइम पीरियड आपका बढ़ता जाएगा, आपकी जो सैलरी है या वेजेस है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होते जाता है। अब जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि राइट अबाउट वेज पॉलिसी इन इंडिया, मतलब इंडिया में कौन कौन सी वेज पॉलिसी है, या हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ वेज पॉलिसी। अगर आप दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें जो वेज पॉलिसी के टाइप्स हैं वो जैसे मिनिमम वेज पॉलिसी है। मिनिमम वेज पॉलिसी में क्या होता है कि आपको यहाँ पर मतलब या जो वर्कर है, वर्कर को यहाँ पर इतनी सैलरी पे वेजेस प्रोवाइड करवाया जाता है कि वो अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। फिर उसके बाद में जैसे फेयर वेजेस, फेयर वेजेस क्या होता है, मिनिमम वेजेस से ज्यादा होता है लेकिन इसकी लोअर लिमिट होती है, जिसके नीचे आप किसी भी वर्कर को पेमेंट या वेजेस नहीं दे सकते हो। फिर लास्ट है इसमें हमारा जैसे लिविंग वेजेस। लिविंग वेजेस में क्या होता है, इसमें वर्कर को इतना पे वेजेस प्रोवाइड करवाया जाता है कि वो अपनी लाइफ को एक स्टैंडर्ड तरीके से जी सके। तो ये थी वेज पॉलिसी इन इंडिया या टाइप्स ऑफ वेज पॉलिसी। फिर उसके बाद में है रेड हॉट स्टोव रूल्स। देखो रेड हॉट स्टोव रूल्स, मैं उसी स्टोव की बात करी जो हमारी दादी नानी के जमाने में हुआ करता था। जब वो जल रहा था या गर्म था, उस टाइम पर इसके लिए एक रूल्स बनाया गया जो आज के टाइम पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। अब एक किसके लिए यूज किया जाता है, एम्प्लॉय डिसिप्लिन के लिए यूज किया जाता है, जिसको किसने दिया है, डगलस मैकग्रेगर ने दिया है। अब देखो जो रेड हॉट स्टोव रूल्स है, इसको लेकर के आने का, ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आने का भी कोई रीजन रहा होगा। अब यहाँ पर जैसे आपको पता है कि कोई स्टोव जल रहा है या जलती हुई गर्म चीज को आप हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ को चोट लगेगी, आप इमीडिएट एक्शन करोगे ही। तो जो एम्प्लॉय डिसिप्लिन भी या जो ये रूल्स है ये भी यही बोलता है कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन के बारे में, प्रोसीजर के बारे में पता है, उसके बाद में भी अगर आप कोई किसी भी रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन करते हैं या कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपको यहाँ पर सजा मिलेगी ही। और इस जो रूल्स है, ये जो रूल्स है रेड हॉट स्टोव रूल्स, इसकी एक खासियत ये है कि ये एक्ट को देखता है, किसी पर्सन को नहीं देखता है। मतलब पर्सन चाहे जो भी हो या वो किसी का भी रिलेटिव हो, डज नॉट मैटर, मैटर करता है कि आपने गलती की हो तो आपको यहाँ पर सजा मिलेगी। सो बेसिकली इसके 4 प्रिंसिपल्स हैं। इसमें है हमारा फर्स्ट है इमीडिएट, इमीडिएट है, फोर वार्निंग है, कंसिस्टेंट है और इम्पर्सनल। ये 4 इसके प्रिंसिपल्स हैं। इमीडिएट में क्या होता है, जैसे आपको पता है कि स्टोव गर्म है, आप हाथ लगाओगे तो आप अब मतलब इमीडिएट एक्शन होगी। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आप रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन करते हो तो आपको यहाँ पर इमीडिएट पनिशमेंट मिलेगी। फिर उसके बाद में है यहाँ पर जैसे कंसिस्टेंट में क्या होता है, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में जितनी बार गलती करोगे आपको उतनी बार उसमें सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार गलती की तो आपको एक बार सजा मिलेगी, अगली बार सजा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंट गलती अगर करोगे तो सजा भी मिलते जाएगी। 4 वार्निंग में क्या होता है, जैसे आपको पता है पहले ही वार्न कर दिया जाता है कि रूल्स रेगुलेशन का अगर आप वायलेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगा। उसके बावजूद भी अगर आप गलती करते हो तब भी आपको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगा ही। फिर है यहाँ पर इम्पर्सनल। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस रूल से की एक खास बात यही है कि ये किसी भी पर्सन को नहीं पहचानता है, ये पहचानता है सिर्फ गलती को। पर्सन चाहे जो भी हो, किसी का भी रिलेटिव हो, डज नॉट मैटर, मैटर करता है कि अगर आपने गलती किए हो तो ये रूल्स आपको जरूर पनिशमेंट देगा। तो देखो ये मेन टॉपिक थे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड, या जिसको हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके भी निकाला था। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू for watching this video.